हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। मित्रों, आज की वीडियो में बहुत बड़ा मैं कंटेंट लेके आया हूं आप सभी के लिए। हिस्ट्री का, इतिहास का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आता है। सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग रेडी रहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और उनकी घटनाएं। ये मुद्दा जो है बच्चों, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए 2 प्रश्न जरूर लेके आता है। 2 प्रश्न इसमें से आना ही आना रहता है। आधुनिक भारत इतिहास का बहुत शानदार मुद्दा है ये। तो आज इस वीडियो में आपका ये मुद्दा क्लियर होने वाला है, कभी आप इसको भूल नहीं पाओगे। इससे जो प्रश्न एग्जाम में बनेगा मित्रों, कभी आप उसको भूल नहीं सकते हो और वो प्रश्न आप एग्जाम में 100% सही करके आओगे अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरी अंत तक देख ली। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक्स कर लेना, और चैनल को नए होगो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने टीचर के लिए, अपने गुरु के लिए वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है, इसमें चीजें क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के बारे में, शुरुआत के बारे में, तो सबसे जो शुरुआत होती है 1885 से इसकी जो है शुरुआत होती है। बात यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था ये 1885 में। देखिए, अगर टोटल स्थापना वर्ष पूछे, मतलब एकदम डेट वाइज स्थापना वर्ष पूछे आप सभी, तो आप सभी कहना 28 दिसंबर 1885 वो दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी हमारे भारत में। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद बहुत सी उथल पुथल जो है हमारे देश में मच चुकी थी पूरी तरीके से। हुआ क्या था कि पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह को समाप्त किया गया अंग्रेज शासन के द्वारा। सत्ता दी गई किसके पास? तो क्राउन के पास। उसके बाद भारतीयों ने क्या किया? सहयोग बनाया, संगठन बनाया अपना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी 1885 में। और इसी स्थापना के साथ अंग्रेजों की नींव जो है डगमगानी शुरू हो चुकी थी भारतीय इतिहास में। संस्थापक की बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से भी लेता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका शॉर्ट नाम है ए.ओ. ह्यूम। आप लोग सभी लोगों ने ज्यादातर ये नाम पढ़ा होगा इनका, ए.ओ. ह्यूम। और ये कहां के निवासी थे? तो बच्चों ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं, स्कॉटलैंड के थे। इसके बाद देखिए, स्थान पे जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो स्थान कहां से था? तो बंबई में। ठीक है, कहां पे स्थापना हुई है? महाराष्ट्र के बंबई में। और बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, यहां पे इसकी स्थापना की गई। कहां पे? तो स्थान में बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे वे थे लॉर्ड डफरिन। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वर्ष भारत के वायसराय कौन थे? तो आप सभी बताओगे लॉर्ड डफरिन। एकदम कट टू कट है, फैक्ट टू फैक्ट आंसर रहेगा। ज्यादा इसमें आपको बहुत ज्यादा विस्तृत पूरा पढ़ने को नहीं मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, लेकिन सारा फैक्ट रहेगा 100% जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसका पहले जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तब उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका जो है नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। तो ये है कुछ फैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। स्थापना कहां हुई थी? तो बंबई में। ये प्रश्न पूछता है, स्थापना वर्ष से प्रश्न पूछता है, स्थापनाकर्ता पूछता है, तो सारी पॉइंट इसमें क्लियर है। इसके बाद अगले चरण पे आते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, इसके बाद शुरुआत होती है हमारे देश में होम रूल आंदोलन। एक सबसे बड़ा आंदोलन ये भी था। ये आंदोलन चंपारण आंदोलन के 1 वर्ष पहले का आंदोलन था। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 की बात है। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की अगर हम बात करें, वैसे तो इसका नाम दिया जाता है घर का शासन। कैसा शासन मित्रों? तो घर का शासन। होम रूल आंदोलन मीन्स घर का शासन। अब ये जो होम रूल आंदोलन था, ये हमारे देश के दो महान व्यक्ति, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट, इन 2 लोगों के द्वारा जो है चालू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? ब्रिटिश के खिलाफ 1916 में शुरू किया गया था। देखो, इसकी खास विशेषता क्या थी? होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। आयरलैंड देश में भी एक शासन चल रहा था, उसका नाम ही था होम रूल, और वहीं से प्रभावित होकर के हमारे भारत के 2 महान व्यक्ति जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है 1916 में भारत में नींव रखी गई। ये लोग चाहते थे कि हमारा देश जो शासन चले, इस यहाँ पे जो शासन चले वो होम रूल आंदोलन हो, मतलब हमारे देश का ही शासन हो, हमारे देश के प्रतिनिधि हो इस शासन में, इस देश के शासन में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 भागों में डिवाइड हुआ ये।
एनी बेसेंट को मद्रास दिया गया संभालने के लिए, यानी एनी बेसेंट को मद्रास की कमान दी गई होम रूल आंदोलन में। और वहीं अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बेलगांव पुणे, ठीक है, इनको बेलगांव पुणे महाराष्ट्र, पूरा देखेंगे बेलगांव पुणे महाराष्ट्र। यही पूछता है कि महाराष्ट्र में कि बेलगांव नाम दे देता है, कभी पुणे नाम दे देता है, तो आप सब जानिए अगर ये आता है बेलगांव तो ये भी ठीक है, पुणे महाराष्ट्र सब एक ही प्रांत में है, महाराष्ट्र में ही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे को संभाला होम रूल आंदोलन में और एनी बेसेंट ने मद्रास को संभाला। सीधे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, यही से प्रश्न आते हैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट। अगला देखेंगे, अगला चरण क्या है इसमें आंदोलन में कि रोलेक्ट एक्ट। देखो मित्रों, रोलेक्ट एक्ट 1916 के होम रूल आंदोलन के बाद जो है एक बहुत बड़ी घटना हुई हमारे देश में, अंग्रेजों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट जारी किया गया। इसका जारी वर्ष था 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 को इसको जारी किया गया हमारे देश में। यह काला कानून था। देखो एक प्रश्न यहां से आता है, पूछता है कि कौन सा भारत का अंग्रेजों द्वारा जारी किया गया भारत में एक्ट था जिसे काला कानून की संज्ञा की गई थी। वही बच्चों था यह काला कानून रोलेक्ट एक्ट 1919 इसका वर्ष था जारी करने का, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा रोलेक्ट एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अगर उनके निगाह में चढ़ जाता था, संदेह में आ जाता था, तो वो उसके केवल और केवल संदेह के दायरे में ही उसे गिरफ्तार करके और उसके प्रति सजा का ऐलान कर देते थे। मतलब उसमें कोई भी सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई भी दलील पेश करने की, कोई भी सफाई देने का मौका नहीं दिया जाता था कोई भी क्रांतिकारी को। यह बात थी, इसीलिए इसको बिना दलील और बिना अपील का भी कानून कहा गया, काला कानून भी कहा गया। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। इसके बाद देखो, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, यह प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। आप लोग अगर पिछला हिस्ट्री का प्रश्न देखोगे, इतिहास का प्रश्न देखोगे, तो आपको यह प्रश्न मिलता ही मिलता है कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। तो यही मित्रों आपका रोलेक्ट एक्ट है 1919 वाला, इसे ही कहा जाता है। अभी देखिएगा, इसके तहत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिसको रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी हमारे भारत देश में रोलेक्ट एक्ट के तहत कि पंजाब के लोकप्रिय दो नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा का नाम था सत्यपाल को। ये दो लोगों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये था मित्रों आपका रोलेक्ट एक्ट महत्वपूर्ण आंदोलन। इसके बाद देखते हैं हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पे देखिएगा, इसी के बाद घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इसको भी नजर डाल लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हमारे भारत देश में सबसे भयंकर घटना, अंग्रेजी शासन के समय बात करें तो सबसे भयंकर घटना थी ये। कौन सी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका जो तारीख था होने का 13 अप्रैल 1919, कभी कभी तो डायरेक्ट तारीख से ही प्रश्न कर लेता है। इसके बाद देखो, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इस पर जो है जनरल डायर ने, अंग्रेजी शासन के जनरल डायर के द्वारा जो है इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। यानी जो कुछ पंजाबी समुदाय के, अमृतसर लोग के जो पंजाबी समुदाय के लोग थे, वे लोग जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, काला कानून के विरोध में। उसी के बाद जनरल डायर पहुंचता है और अपने कुछ सेनाओं को लेकर अपने सिपाहियों के साथ और उन पर अंधाधुंध गोली चलाने का क्या करता है? तो ऑर्डर पास कर देता है। अभी देखिएगा इसके बाद क्या हुआ। तो इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि जो है अपनी वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या कर दी? लौटा दी, वापस कर दी थी। ये भी महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का जो है गठन किया गया। इस घटना की जांच के लिए कि घटना सही है, जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ देश में, इस घटना का बहुत ज्यादा विरोध हुआ देश में, क्योंकि मित्रों 1000 लमसम लोग मारे गए थे। 1000 लमसम लोग मारे गए थे इस घटना में। बहुत निर्दयी घटना थी अंग्रेजी शासन के समय की। तो इसमें क्या हुआ, जब बाद में विरोध किया जाने लगा भारतीयों के द्वारा, तो वहां पे हंटर कमीशन की स्थापना करनी पड़ी अंग्रेजी शासन को।
इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और जनरल डायर को अंग्रेजी शासन के हंटर कमीशन के सामने पेश किया गया, लेकिन वो उसने वहां भी अपने आप को क्या बताया, तो अपने आप को निर्दोष साबित करता रहा। देखिए यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें और थी इसके बारे में। सरकारी रिपोर्ट जारी हुई जब ये कांड हुआ, तो इसके बाद सरकारी रिपोर्ट यानी अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बताया कि केवल और केवल 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतने ही व्यक्तियों का जिक्र किया, कि इतने ही व्यक्तियों का आंकड़ा बताया कि केवल और केवल इतने ही व्यक्ति मारे गए हैं। लेकिन परंतु कांग्रेस की जो समिति थी उनके अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये बहुत ही बड़ी हीला हवाली थी अंग्रेजों की तरफ से, कि उन्होंने जो है बताया कि केवल और केवल, मतलब वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो उपद्रव हो जाएगा तो हमारी कुर्सी अभी ही जा सकती है। लेकिन यहां पे मामला देखो, कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि 1000 लोगों की आंकड़ा है मारे जाने का। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय व्यक्तियों ने क्या किया था, भारतीय व्यक्ति ने सहयोग किया था किसका, अंग्रेजों का। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हंसराज नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये बातें प्रमुख रूप से प्रश्न करता है एग्जाम में। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और मित्रों अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे तो एक प्रश्न आपका यहां से छूटने वाला तो नहीं एग्जाम में, ये गारंटी है आपकी 100%। देख लीजिए अगला, देखिए क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये भी महत्वपूर्ण आंदोलन था भारतीय इतिहास के समय का। 1919 में ही ये भी आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। यहां पे देखिए तुर्की में खलीफा का जो पद था उसके समर्थन के लिए खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो लोग भाई थे, इन्हीं के द्वारा जो है भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, आप फिगर देख सकते हो, ये शौकत अली हैं और ये इनके भाई हैं मोहम्मद अली, ये वाले जो हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। कारण यही था कि खिलाफत आंदोलन में तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए समर्थन के लिए यह आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। मुख्य कारण इसका यही था और यहीं से प्रश्न भी आते हैं। अगला देखो टॉपिक क्या है हमारा, असहयोग आंदोलन। मित्रों देखो सबसे कह सके गांधी जी का चंपारण आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय इतिहास में माना जाता है कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1919 की बातें हैं। 1919 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। कब? 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। अब यहां पे देखो इससे रिलेटेड है चौरी चौरा कांड, इसी आंदोलन से रिलेटेड है चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ है? 1922 में। 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया उसके बाद 1922 में ही चौरी चौरा कांड हुआ। कांड क्या था? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को ही कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में जो है आग लगा दी थी और 23 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। और वो थे भारतीय लोग, भारतीय क्रांतिकारी थे। अभी देखो उस समय अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी पुलिस में जो है कुछ भारतीय सैनिक भी थे। तो क्या हुआ था? गांधी जी इस कांड से बहुत नाराज हुए थे, इस चौरी चौरा कांड से नाराज हुए थे। और ये घटना कब हुई थी? 1922 में। डायरेक्ट प्रश्न यहां से पूछता है कि चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई है, तो 1922 आप याद रखो। गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने को पूरी तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा जला दिया गया था और 23 पुलिस वाले मारे गए थे। इसमें आप सभी यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये भी एक भयावह घटना रही थी इतिहास में। अगला देखो, अगला क्या था टॉपिक? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात है। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में की थी। आप सभी को पता है दांडी मार्च, गुजरात का दांडी मार्च, नमक तोड़ो आंदोलन, गुजरात का दांडी मार्च, नमक तोड़ो आंदोलन। ये जो है ना, ये टॉपिक एक प्रश्न जरूर आपकी एग्जाम में लेकर के आ जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना आप सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च के साथ की थी। इसके साथ दांडी मार्च के साथ इसकी जो है शुरुआत की थी गांधी जी ने, नमक तोड़ना कानून। देखो 31 जनवरी 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी की मांग थी, गांधी जी ने जो है मांग रखी थी और किसके सामने? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने।
उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इनके सामने जो है गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में मांग रखी थी, और कितनी मांगे थी तो 11 सूत्रीय मांग थी, 11 पॉइंट मांगे थी, और महत्वपूर्ण मांगे थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी 11 कौन कौन सी मांगे थी 11, उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखो क्या हुआ, तो जब उन्होंने मांग रखा लॉर्ड इरविन के सामने इन 11 सूत्रीय मांगों को, तो क्या किया उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। वायसराय के द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उसका परिणाम क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यह मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि गांधी जी के द्वारा 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने, वायसराय के सामने जो है 11 सूत्री मांग रखी गई, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया वायसराय ने। तो वहां पे गांधी जी को मजबूर होकर के क्या करना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। अभी आगे देखते हैं कि 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी गांधी जी की। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे मित्रों, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे देखो 11 सूत्री मांगों में सबसे पहला पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, यानी जो शराब का सेवन अंग्रेजी शासन में किया जा रहा था पूरे भारत में, उसका चलन शुरू कर दिया गया था। इस पे प्रतिबंध लगाने पर पूर्ण जोर दिया गया था गांधी जी का। सबसे पहली मांग यही थी। दूसरी मांग थी कि विनिमय की दर घटा करके 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी मांग थी कि भूमि लगान आधा हो, जो भूमि लगान अंग्रेजी शासन ने लगा रखा था उसको वो आधा कर दे और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। और चौथी मांग थी कि नमक कर को समाप्त किया जाए। जैसा आपको पता है नमक कानून तोड़ना, यही मुख्य कारण था कि नमक कर को समाप्त करने के लिए ये 11 सूत्री मांग में जो है शामिल था गांधी जी के। उसी के बाद उन्होंने दांडी मार्च किया अगर ये नहीं माना गया। इसके बाद देखो पांचवा, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। जितना व्यय सेनाओं पर करते थे अंग्रेजी शासन प्रशासन, गांधी जी चाहते थे कि वो व्यय जो है 50% की कमी की जाए और उसी पैसे को भारत के उत्थान में लगाया जाए। ये बात भी गांधी जी के मांग में थी। देखो छठवां पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर 6, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन, बड़ी जो है सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया और विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध करने लगे। यानी जो विदेशी वस्त्र थे, ब्रिटेन से आते थे, अमेरिका से आते थे, उन पर, पुर्तगाल से आते थे जो वस्त्र, उन पर जो है उनके आयात पर क्या किया गया, तो निषेध लगाया जाए, रोक लगाई जाए। ये भी गांधी की महत्वपूर्ण 11 सूत्री मांगों में से था। 8 नंबर देखो, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रखे जाएं और इसके लिए भी कानून का निर्माण हो। यानी जितने भी बंदरगाह थे उस समय अंग्रेजी शासन में, जितने भी बंदरगाह थे वो पूरे के पूरी तरीके से वहां पे भारतीय जहाजों का ही बेड़ा आए, वहां पे पूरी तरीके से भारतीय जहाजों का ही कब्जा हो। ये भी मांग थी गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में। 9 नंबर, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। जितने भी उस समय के राजनीतिक बंदी थे उनको रिलीज किया जाए तुरंत के तुरंत अंग्रेजी शासन के द्वारा। और 10 नंबर देखिए कि गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। यानी अंग्रेजों के द्वारा उस समय जो गुप्तचर एक तरीके से वो जनता के बीच ही रहते थे और जनता के तरीके से वेशभूषा धारण करते थे और पता नहीं चलता था, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें होती थी तो वो जाकर के अंग्रेज शासन प्रशासन को सूचित करते थे। तो ये भी गांधी जी ने कहा कि जो गुप्तचर पुलिस आप लोगों ने छोड़ी है इसको हटाओ, तुरंत ही वापस लो। अगर ऐसा करते भी हो तो इसको पूरी तरीके से आप जनता के नियंत्रण में रखो। और 11 नंबर लास्ट नंबर देखिएगा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। जो भारतीय लोग थे उनको आत्मरक्षा के लिए, अब उस समय की कुछ ऐसी बातें थी कि बहुत से डाकू होते थे, जंगली लुटेरे होते थे जो पहाड़ों पे छिपे होते थे, वो लोग आकर के डायरेक्टली हमला किया करते थे। तो उससे बचने के लिए गांधी जी ने मांग रखी थी अंग्रेजों से कि भारतीयों को जो है खुद की आत्मरक्षा के लिए क्या किया जाए, तो हथियार रखने की अनुमति दी जाए। तो मित्रों ये रहा आज का आपका टॉपिक, पार्ट 1 है। इसके बाद आपकी पार्ट 2 आएगी, उसमें आपको पूरा खत्म कर दिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, पूरे मैटर। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो अगर देख लिया तो आपके एक भी प्रश्न नहीं मिस होने वाले हैं। आपका एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, 100% आप ये समझ लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसके आगे की जानकारी को लेकर के वीडियो पसंद आया मित्रों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप सभी।